Hello everyone, dear students and respected teachers. Again, Garima Batra welcomes you to the second part of lesson 9. I am Joe's Brain from class 12th textbook, The Spectrum. मैं गरिमा बत्रा आपका आई एम जोज ब्रेन लेसन नंबर 9 के पार्ट 2 में स्वागत करती हूँ, जो कि आपकी टेक्स्ट बुक द स्पेक्ट्रम क्लास 12th का लेसन नंबर 9 है। तो इसके पहले पार्ट में हमने आई एम जोज ब्रेन का पेज नंबर 75 और 76 कवर किया था, और थोड़ा सा एक पैराग्राफ पेज नंबर 77 का, जो कि 76 पेज से स्टार्ट हुआ था और 77 पर ख़त्म हुआ था। और अब हम शुरू करने जा रहे हैं पेज नंबर 77 का पैरा अ वर्ड से, जो कि सेकंड पैरा है। हम मस्तिष्क के बारे में पढ़ रहे थे और अब मस्तिष्क आगे कहता है अ वर्ड अबाउट माई आर्किटेक्चर। अब थोड़ी सी बात मेरी वास्तुकला की जाए। आर्किटेक्चर यानी वास्तुकला। लिफ्ट अ पीस ऑफ सॉर्ट फ्रॉम अ लॉन। लिफ्ट यानी उठाओ, अ पीस टुकड़ा, ऑफ सॉर्ट, सॉर्ट यानी घास का ऐसा ढेला जो कि जड़ के समेत हो, जिसमें मिट्टी भी लगी हुई हो। तो ऐसे एक घास के ढेले को जो कि जड़ समेत हो, उसे उठाओ फ्रॉम अ लॉन, एक लॉन में से, एक घास के मैदान में से, एंड नोट, और ध्यान से देखो, द बैफलिंग इंटरवाइनिंग ऑफ रूट्स। बैफलिंग यानी चकरा देने वाली, इंटरवाइनिंग यानी अंदर एक दूसरे में गुथा हुआ, ऑफ रूट्स जड़ों का। तो किस तरीके से घास की जड़ें आपस में एक दूसरे से गुथी हुई हैं, उसे देखो। आई एम समथिंग लाइक दैट, मैं भी लगभग वैसा ही हूँ। मल्टीप्लाइड बाय मिलियंस, और इससे कई गुना ज़्यादा, मिलियंस गुना ज़्यादा। ईच ऑफ माई 30 बिलियन नर्व सेल्स, मेरी जो इकाई है नर्व सेल्स, वो पूरी संख्या में कितनी होती है? मस्तिष्क कहता है वो लगभग 30 बिलियन, 30 करोड़। और न्यूरॉन्स, तो मेरी जो कोशिकाएं हैं उन्हें मैं क्या कहता हूँ? न्यूरॉन्स। कनेक्ट्स विद अदर्स, वो एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं, एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। और किस अनुपात में जुड़ी होती हैं? सम एज मैनी 60,000 टाइम्स, लगभग 60,000 गुना ज़्यादा जुड़ी हुई होती हैं। अब आगे इसकी रचना के बारे में वो कहता है अ न्यूरॉन लुक्स समथिंग लाइक अ स्पाइडर अटैच टू अ फिलामेंट। अ न्यूरॉन लुक्स, एक न्यूरॉन दिखाई देता है, लाइक अ स्पाइडर, एक मकड़ी की तरह, अटैच टू अ फिलामेंट, जो कि एक फिलामेंट यानी तंतु से जुड़ी रहती है, एक धागेनुमा रचना से जुड़ी रहती है। हम ऐसा मान सकते हैं कि एक मकड़ी जो कि एक लंबे धागे से जुड़ी हुई हो। द स्पाइडर इज़ द सेल। अब हम सेल बॉडी, अब हम ऐसा मान सकते हैं कि जो स्पाइडर है, जो मकड़ी है, वो सेल की बॉडी की तरह होती है। द फिलामेंट द एक्सॉन, और उसका जो लंबा धागे जैसी रचना होती है वो एक्सॉन कहलाती है। द लेग्स द डेंड्राइट्स, और मकड़ी के जो टांगें होती हैं वो हम ऐसा मान सकते हैं जैसे कि वो डेंड्राइट्स हों, जैसे कि वो धागे के गुच्छे लगे हुए हों। द लेग्स पिकअप अ सिग्नल फ्रॉम एडजेसेंट न्यूरॉन। एडजेसेंट यानी होता है बिल्कुल बगल वाला न्यूरॉन, मतलब एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से, उसकी लेग से एक सिग्नल को, एक संदेश को पिकअप, ग्रहण करता है। पास इट टू द बॉडी, और उसको कहाँ पास कर देता है, उसको कहाँ पहुँचा देता है? सेल बॉडी या न्यूरॉन में। द सिग्नल इज इन टर्न पास्ड अलॉन्ग बाय द फिलामेंट एट स्पीड्स अप टू 340 किलोमीटर्स पर आवर। और ये जो अब संदेश है, ये इन टर्न, उसके आगे में पास्ड, आगे बढ़ा दिया जाता है, अलॉन्ग बाय द फिलामेंट, वो अब तंतु तक, धागेनुमा रचना तक पहुंचा दिया जाता है। और कितनी उसकी स्पीड रहती है, कितनी तेज़ी से पहुंचा दिया जाता है? लगभग 340 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। आफ्टर ईच सिग्नल पासेज, हर बार जब एक संदेश पास होता है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक, इट टेक्स द फिलामेंट अबाउट 1/2000 ऑफ अ सेकेंड टू रिचार्ज इट्सेल्फ केमिकली। तो वो केमिकली डिस्चार्ज हो जाता है। जब संदेश पास होता है उस समय पे उसमें केमिकल्स लगते हैं, तो वो डिस्चार्ज हो जाता है। और डिस्चार्ज होने के बाद वो लगभग 1/2000 ऑफ अ सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड के 2000वें हिस्से में फिर से केमिकली, रासायनिक रूप से इट्सेल्फ, अपने आप को रिचार्ज कर लेता है। एट नो पॉइंट डज इन वन ऑफ माई न्यूरॉन टच अनदर। एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से किसी भी बिंदु से जुड़ा नहीं होता, बल्कि थोड़ी सी दूरी पे स्थित होता है। और वो दूरी क्या होती है? लगभग एक तंतु की। सिग्नल्स आर पास स्पार्क गैप फैशन। अब संदेश जो है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक स्पार्क के रूप में जाता है। स्पार्क यानी चिंगारी की तरह। एट ईच फायरिंग
हर एक बार जब वो फायरिंग होती है, जब वो चिंगारी पास होती है, वन नर्व केमिकली कम्युनिकेट्स विद अनदर। तो ये रसायन के रूप में एक नर्व से दूसरी नर्व तक वो जाती है। फॉर ऑल माई वर्सिटैलिटी, मेरी इन सभी जो विभिन्न प्रकार के काम मैं करता हूँ, आई अनफॉर्चुनेटली नेवर लर्न द वंडर्स ऑफ रिप्रोडक्शन। अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से, फॉर्चुनेटली खुशकिस्मती से। फॉर्च्यून यानी किस्मत, फॉर्चुनेट यानी खुशकिस्मत, फॉर्चुनेटली यानी खुशकिस्मती से। और यहाँ पे है अनफॉर्चुनेटली मतलब बदकिस्मती से। मैं बदकिस्मती से, मैंने कभी भी नहीं सीखा रिप्रोडक्शन या प्रजनन का चमत्कार नहीं देखा, मुझे नहीं आता। रिप्रोडक्शन यानी अपने जैसी दूसरी कोशिका का निर्माण करना या अपने जैसे दूसरे जीव का निर्माण करना। तो हमारे शरीर की जो बाकी की कोशिकाएं रहती हैं, जैसे स्किन, लिवर टिश्यू, ब्लड सेल्स, ये जो होती हैं ये दे कैन बी रिप्लेस्ड। वो एक की जगह दूसरी या नई आ जाती हैं आफ्टर डैमेज और लॉस। जब भी डैमेज होता है, टूट फूट होती है, या लॉस यानी मृत हो जाती है। जब भी रक्त की कोई कोशिका या लिवर की, यकृत की कोई कोशिका या त्वचा की कोई कोशिका टूट जाती है या मर जाती है, तो उसकी जगह दूसरी कोशिका आ जाती है। ये हमने देखा है, जब भी हमारी त्वचा में कहीं चोट लगती है तो क्या होता है, उसकी जगह नई त्वचा कुछ ही दिन में आ जाती है। परंतु बट इफ़ आई लूज़ वन ऑफ माई सेल्स इट इज़ लॉस्ट फॉर एवर। परंतु रक्त कहता है, यदि मेरी कोई भी एक कोशिका नष्ट होती है तो ये हमेशा के लिए नष्ट हो जाती है, इसकी जगह कोई भी दूसरी कोशिका नहीं ले पाती। एंड बाय एज 35, और लगभग 35 साल की उम्र में, जो वॉज लूजिंग ओवर 1000 ऑफ माई नर्व सेल्स अ डे, जो कि प्रतिदिन 1000 कोशिकाएँ मरती हैं। और ये हर एक इंसान के साथ होता है कि 35 साल की उम्र के बाद हर रोज़ लगभग 1000 कोशिकाओं की मृत्यु होती है। विद एज, उम्र के साथ। आई ऑल्सो लूज़ वेट, उम्र जैसे जैसे बढ़ती है मेरा वजन भी कम होता है, मतलब मस्तिष्क का वजन कम होता जाता है, मस्तिष्क हल्का होता जाता है। बट फॉर माई ग्रेट रिजर्व्स, परंतु उसका भंडार इतना विशाल है। कितना विशाल है, उसमें लगभग 30 करोड़ नर्व सेल्स होती हैं। तो उसमें से दीज थिंग्स माइट बी डिजास्ट्रस, ये जो चीज़ें हैं ये कई बार विनाशकारी हो सकती हैं। बट आई कंपनसेट, परंतु मैं उनकी क्षतिपूर्ति कर लेता हूँ। लेट 1000 सेल्स डाई, अगर 1000 कोशिकाएं भी मर जाती हैं, एंड 1000 अदर्स में नेवर नोटिस द लॉस, परंतु बाकी की जो 1000 कोशिकाएं हैं उनको उसके बारे में कभी भी पता नहीं चलता। बट इफ़ इनफ सेल्स आर डिस्ट्रॉयड, परंतु यदि बहुत अधिक संख्या में कोशिकाएं मृत होती हैं, जो में तो जो को नुकसान हो सकता है। अब अगर बहुत ज़्यादा कोशिकाएं मरेंगी तो क्या होगा, हिज सेंस ऑफ स्मेल माइट डिमिनिश, डिमिनिश यानी कम हो जाना या ख़त्म हो जाना। तो स्मेल यानी सूंघने की, सेंस यानी क्षमता कम हो जाती है। हिज टेस्ट कुड बिकम लेस एक्यूट, और उसकी जो स्वाद लेने की क्षमता है वो थोड़ी सी, उसकी तीव्रता कम हो जाती है। मतलब जैसे पहले यदि युवावस्था में हम बहुत जल्दी बता सकते हैं कि नमक कम है या ज़्यादा है, थोड़ा भी नमक कम ज़्यादा होता है, मिर्ची कम ज़्यादा होती है, या स्वाद में कोई परिवर्तन होता है तो हम उसे पहचान जाते हैं। परंतु जैसे जैसे उम्र बढ़ती है और कोशिकाएं मरने लगती हैं ज़्यादा, तो ये चीज़ें हमारी कमज़ोर होने लगती हैं, हमारे सेंस ऑर्गन कमज़ोर होने लगते हैं। एंड हियरिंग फेड, और सुनने की क्षमता कम हो जाती है। तो आपने अपने दादा दादी या नाना नानी को देखा होगा कि वो जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है वो ऊंचा सुनने लगते हैं। ये इसीलिए होता है क्योंकि उनकी कोशिकाएं बहुत तेज़ी से मरने लगती हैं। जो माइट नोटिस, जो का ये भी हो सकता है कि वो ऐसा महसूस करने लगे, हिज अटेंशन स्पैन डिमिनिशिंग, अटेंशन स्पैन यानी वह उसकी किसी चीज़ पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता डिमिनिश, कम होने लग जाती है। एंड ही माइट हैव मोर डिफ़िकल्टी रिमेंबरिंग नेम्स, डेट्स, टेलीफोन नंबर्स, और उसकी ये भी हो सकता है कि नाम, डेट्स और टेलीफोन नंबर याद रखने में भी उसको थोड़ी सी परेशानी होने लगती है। बट आई विल टेक केयर ऑफ द रियली इम्पॉर्टेंट जॉब्स टू द एंड, परंतु मैं ध्यान रखता हूँ, टेक केयर ध्यान रखता हूँ, ऑफ द रियली इम्पॉर्टेंट जॉब, सचमुच बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण जो काम रहते हैं, टू द एंड उनको अंत तक याद रखता हूँ। जो नोज ही हैज़ 2 किडनीज, जो जानता है कि उसके पास 2 किडनीज हैं, 2 लंग्स, 2 फेफड़े हैं, 2 एड्रिनल्स, 2 एड्रिनल ग्रंथियां हैं। एड्रिनल ग्रंथियां वो होती हैं जो किडनी के ऊपर पाई जाती हैं, इसीलिए उन्हें एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं। और उनमें से एड्रिनेलिन हार्मोन सिक्रीट होता है, जो कि जब आप उत्साहित होते हो या उत्तेजित होते हो तो आपके शरीर में से एड्रिनेलिन हार्मोन सिक्रीट होने लगता है।
ही डज़ नॉट थिंक ऑफ मी एज अ पेयर्ड ऑर्गन, परंतु लोग ये सोचते हैं कि मैं एक पेयर्ड ऑर्गन या जोड़े में पाए जाने वाला अंग नहीं हूँ। बट इन अ सेंस आई एम, परंतु कुछ मान्यताओं में मैं हूँ। इन दैट आई हैव डिस्टिंक्ट राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर, और मेरे स्पष्ट, डिस्टिंक्ट यानी स्पष्ट, राइट यानी सीधे एंड लेफ्ट यानी उल्टे हेमिस्फीयर हैं। हेमिस्फीयर यानी क्या होता है? गोलार्ध या आधे गोले। हेमी यानी आधा, स्फीयर यानी गोला, मतलब गोलार्ध। माई लेफ्ट हाफ कंट्रोल्स मच ऑफ द एक्टिविटी ऑन द राइट साइड ऑफ हिज बॉडी, और जो मेरा लेफ्ट हेमिस्फीयर है, आधा उल्टा हिस्सा है दिमाग का, वो शरीर के सीधे हिस्से के क्रियाकलापों को नियंत्रित करता है। माई अदर हेमिस्फीयर द लेफ्ट, और जो सीधा हेमिस्फीयर है, राइट हेमिस्फीयर है, वो शरीर के लेफ्ट हिस्से को कंट्रोल करता है। विथ राइट हैंडेड पीपल, राइट हैंडेड लोग जो कि सीधे हाथ से अपने सब काम करते हैं, सीधे हाथ से लिखना, सीधे हाथ से खाना खाना, उनका लेफ्ट हेमिस्फीयर ज़्यादा प्रभावशाली होता है, ज़्यादा एक्टिव होता है, डोमिनेंट यानी प्रभावी। एंड विद लेफ्टीज़, लेफ्टीज़ यानी वो लोग जो उल्टे हाथ से अपने काम करते हैं, जो उल्टे हाथ से लिखते हैं। द रिवर्स इज ट्रू, उनके लिए इसका उल्टा होता है, मतलब जिनका लेफ्ट हैंड ज़्यादा एक्टिव रहता है उनका राइट हेमिस्फीयर ब्रेन का ज़्यादा डोमिनेंट होता है, ज़्यादा प्रभावी होता है। रिसेंट स्टडीज सजेस्ट, और जो आज की अध्ययन है वो ये बताते हैं कि लेफ्ट हेमिस्फीयर कंट्रोल्स जोज एबिलिटी टू वॉक, राइट एंड डू मैथमेटिक्स, कि जो का जो लेफ्ट हेमिस्फीयर है वो जो कि चलने की, राइट लिखने की, एंड मैथमेटिक्स और गणना करने की क्षमता को नियंत्रित करता है। माई राइट हेमिस्फीयर इज़ इसेंशियली म्यूट, मेरा जो राइट हेमिस्फीयर है वो निश्चित रूप से, अनिवार्य रूप से म्यूट है, शांत है। बट कैन डू अदर थिंग्स, परंतु वह दूसरी चीज़ें कर सकता है। सच एज मेक स्पेशल जजमेंट्स, जैसे कि स्थान विशेष से संबंधित जो निर्णय होते हैं वो बहुत अच्छे से ले सकता है। सर्टेनली दो माई मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर इज़ माई बैकअप सिस्टम, निश्चित रूप से, हालांकि मेरा सबसे ज़्यादा स्ट्राइकिंग यानी सबसे ज़्यादा रिमार्केबल, सबसे ज़्यादा उल्लेखनीय फीचर जो गुण है वो मेरा बैकअप सिस्टम है। अब बैकअप क्या होता है? कोई भी चीज़ नष्ट हो जाए तो उसकी एक कॉपी हम अपने पास रखते हैं, जिसे कि हम क्या कहते हैं? बैकअप। जैसे कि आप अपनी मार्कशीट्स की ज़ेरॉक्स करवा लेते हो तो उसे हम क्या बोलेंगे? बैकअप। या आप अपने मोबाइल को अगर स्क्रीनिंग करवाने गए हो तो वो लोग भी उसका बैकअप रख लेते हैं। आई स्टोर ईच मेमोरी इन वेरियस प्लेसेस, और मस्तिष्क कहता है कि मैं हर एक मेमोरी को, हर एक याद को अलग अलग जगहों पर संग्रहित करके रखता हूँ। ईदर द साइट ऑफ एन एप्पल ट्री, हो सकता है मेरे दिमाग के किसी हिस्से में एक एप्पल के पेड़ की का दृश्य संग्रहित हो, और द साउंड ऑफ अ ब्रूक, या तो फिर जो किसी झरने की कलकल की या नदी की कलकल की आवाज़ मेरे मस्तिष्क के किसी और हिस्से में इकट्ठी रहती है। कुड ट्रिगर द सेम मेमोरी ऑफ अ स्पेशल स्पॉट इन वर्मोंट, और जो कि वर्मोंट के किसी विशेष जगह की भी ऐसी ही कोई याद मुझे आ सकती है। दस इट इज़ पॉसिबल फॉर जो टू मैनेज क्वाइट नाइसली, और इसीलिए जो के लिए ये बहुत संभव है कि वो बहुत ही अच्छे तरीके से इसको मैनेज कर सके। इवन विद पार्ट ऑफ मी डिस्ट्रॉयड, अगर मेरा कोई हिस्सा यानी मस्तिष्क का यदि कोई हिस्सा नष्ट भी हो जाए तो भी जो इन यादों को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकता है। माइंड रिमेनिंग पार्ट, मेरा जो बचा हुआ हिस्सा है, मान लीजिए मेरे मस्तिष्क का एक हिस्सा नष्ट हो गया, लेकिन जो दूसरा हिस्सा है मे रिक्वायर कंसिडरेबल टाइम टू टेक ओवर जॉब स्ट्रेंज टू इट। जॉब स्ट्रेंज यानी कोई ऐसा काम जो कि नया हो, मतलब जैसे कि मस्तिष्क का एक हिस्सा नष्ट हो गया तो दूसरा हिस्सा उस नष्ट हुए हिस्से के काम को, जो कि उसके लिए नया है, उसको भी वो अपने पास अच्छे से मैनेज कर सकता है। बट फ्रीक्वेंटली आई एम एबल टू सेट अप कंपनसेटिंग नेटवर्क्स ऑफ नर्व कनेक्शंस, और मस्तिष्क ये कहता है कि मैं इस योग्य भी हूँ कि मैं जो नर्व्स हैं, मेरी जो नर्व्स आपस में जुड़ी हुई रहती हैं, उनका जो कनेक्शन है उसको भी मैं सेटअप कर लेता हूँ। और ऐसा करने से क्या होता है? स्पीच में रिटर्न, मान लीजिए मस्तिष्क का कोई हिस्सा जो कि आपकी आवाज़ को नियंत्रित करता था वो नष्ट भी हो जाए तो दूसरा हिस्सा थोड़ा सा टाइम लेता है लेकिन उस आवाज़ को कंट्रोल कर लेता है। इसलिए
आवाज़ किसी की अगर खो गई है तो वो कभी वापस भी आ सकती है। लाइफ में कम बैक टू पैरालाइज्ड लिम्स, और पैरालाइज यानी लकवाग्रस्त पैरों में जीवन वापस आ सकता है, इसीलिए कई लोगों का लकवा ठीक भी हो जाता है। कॉबवेब्स क्लियर, किसी को अगर मकड़ी के जाले जैसे दिखाई देते हैं आंखों के आगे तो वो भी कभी कभी अपने आप ठीक हो जाते हैं। तो वो इसीलिए होते हैं कि जो नर्व्स होती हैं उनको मैं सही तरीके से नियंत्रित कर लेता हूँ, उस नष्ट हुए हिस्से की नर्व्स को दूसरे हिस्से से जोड़ लेता हूँ। दिस स्ट्राइकिंग एडेप्टेबिलिटी, स्ट्राइकिंग यानी अद्भुत, एडेप्टेबिलिटी यानी अनुकूलन क्षमता, इज़ अ लकी थिंग, ये बहुत ही किस्मत मतलब खुशकिस्मती की बात है। फॉर, क्योंकि, डिस्पाइट माई एलेबोरेट प्रोटेक्शंस, डिस्पाइट यानी के बावजूद, माई एलेबोरेट यानी इतनी सुसंपन्न, इतनी विस्तृत सुरक्षा, प्रोटेक्शन यानी सुरक्षा के बावजूद, डिस्पाइट यानी के बावजूद, आई एम प्रे टू एन अरे ऑफ ट्रबल, मैं बहुत सारी परेशानियों का की व्यूह रचना का शिकार भी बन सकता हूँ। और उनमें से एक क्या है, ट्यूमर, ट्यूमर यानी गठान या फोड़ा। तो अगर मस्तिष्क के किसी हिस्से में ट्यूमर हो जाए या गठान बन जाए तो ट्यूमर कैन कॉज अ वैरायटी ऑफ डिजास्टर्स, ट्यूमर के कारण बहुत सारी अलग अलग तरह की परेशानियां खड़ी हो जाती हैं। फॉर्चुनेटली, खुशकिस्मती से, ट्यूमर रिमूवल, ट्यूमर को ऑपरेशन के द्वारा निकालना, व्हेन इट इज़ पॉसिबल, अगर कभी यह संभव हो, मतलब मस्तिष्क के किसी ऐसे हिस्से में अगर ट्यूमर है जिसे कि आप काट कर निकाल सकते हो, तो इज़ नाउ ऑलमोस्ट कम्प्लीटली सेफ, वो अब पूरे तरीके से सुरक्षित है। एंड ऑफन रिजल्ट्स इन ड्रामेटिक रिकवरीज, और जब इस तरीके से जब ट्यूमर को ऑपरेशन के द्वारा निकाल दिया जाता है तो ड्रामेटिक यानी आश्चर्यजनक रूप से रिकवरी यानी मनुष्य ठीक हो जाता है। जैसे यदि किसी को अगर चक्कर आ रहे हैं या मिर्गी के दौरे आ रहे हैं तो उसके दिमाग में हो सकता है कहीं ट्यूमर बन गया है, उस ट्यूमर को जब ऑपरेशन करके अगर निकालना संभव हो तो ऐसा निकालने के बाद उस व्यक्ति को मिर्गी के दौरे आने बंद हो जाते हैं या बेहोशी के दौरे आने बंद हो जाते हैं। स्ट्रोक इज़ अनदर मेजर प्रॉब्लम, जो आघात होता है वो एक दूसरी बहुत बड़ी परेशानी है, मेजर बहुत बड़ी परेशानी है। अ क्लॉट फॉर्म्स इन वन ऑफ माई स्मॉल ब्लड वेसल, मेरी किसी स्मॉल छोटी सी ब्लड वेसल यानी रक्त वाहिनी में क्लॉट यानी रक्त का थक्का अगर बन जाए, रक्त की गठान अगर बन जाए तो, और वन ऑफ माई स्मॉल आर्टरीज या किसी मेरी छोटी सी धमनी में भी अगर रक्त का थक्का बन जाता है तो वीकेंड्स, वो धमनी वहाँ पे कमज़ोर पड़ जाती है, एंड बर्स्ट यानी फट जाती है। एंड पार्ट ऑफ मी स्टाफ्स, और जिस हिस्से में रक्त पहुँचाती थी वो धमनी जो कि टूट गई है, वो हिस्सा अब रक्त वहाँ तक नहीं पहुँच पाता और वो हिस्सा भूखा मरने लगता है क्योंकि उसे न खून पहुँच रहा है और ना ही ऑक्सीजन पहुँच पा रही है। और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? सिम्टम्स रेंज फ्रॉम माइनर मेंटल लैप्सेस टू टोटल पैरालिसिस और डेथ। उसके सिम्टम्स कहाँ से कहाँ तक हो सकते हैं? रेंज यानी कहाँ से कहाँ तक हो सकते हैं? फ्रॉम माइनर मेंटल लैप्सेस यानी कि दिमाग में लैप्सेस यानी होता है गिरावट, दिमागी गिरावट होने लगती है, यानी इंसान को पागलपन के दौरे पड़ सकते हैं या भूलने के दौरे पड़ने लगते हैं, और कई बार टोटल पैरालिसिस उसको लकवा भी मार सकता है, डेथ, और अगर बहुत ही गंभीर स्थिति हो तो मृत्यु भी हो सकती है। लिटिल कैन बी डन टू करेक्ट द इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रोक इन सम केसेस, और यदि ऐसे आघात हो जाए यानी रक्त की धमनी अगर फट जाती है तो लिटिल कैन बी डन, तो बहुत थोड़ा बहुत ही कुछ ऐसा इसके प्रभावों को ठीक करने के लिए बहुत थोड़ा कुछ किया जा सकता है, मतलब इसे ठीक करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इन अदर्स, और लेकिन कुछ केसेस में क्या होता है? रिहेबिलिटेशन इज़ पॉसिबल, रिहेबिलिटेशन यानी वापसी, रिकवरी, रिस्टोर करना संभव होता है। इट्स सक्सेस विल डिपेंड, लेकिन ये सफलता किस पर निर्भर करती है? ऑन विच पार्ट, की किस हिस्से में ये रक्त की धमनी टूटी है। एंड हाउ मच ऑफ मी हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड, और मेरा कितना हिस्सा नष्ट हुआ है। अगर बहुत ज़्यादा बड़ा हिस्सा मेरा नष्ट हुआ है, मस्तिष्क का नष्ट हुआ है, तो उसको ठीक करना संभव नहीं होता, लेकिन अगर छोटा मोटा कोई हिस्सा नष्ट हुआ है तो उसे ठीक करना संभव होता है। अ थर्ड एनिमी इज़ ब्रेन इंजरी, और जो मेरा तीसरा दुश्मन है वो ब्रेन इंजरी है। ब्रेन इंजरी यानी दिमाग में चोट लगना। डिस्पाइट माई वॉटरी कुशन, और मेरा जो वॉटरी कुशन है, वॉटरी कुशन यानी जो आसपास पानी भरा होता है, वो झटकों से मस्तिष्क की रक्षा करता है। और जो फोर्ट्रेस स्कल है, जो किले के जैसा हड्डियों का कोटर बना हुआ है,
उनके कारण मैं बहुत कुछ सुरक्षित हूँ। आई कैन स्टिल बी स्लैम्ड, लेकिन इन सब के बावजूद भी मैं पटका जा सकता हूँ, जैसे ज़मीन पे गिर सकता हूँ और मैं टकरा सकता हूँ बाय ब्लोज, किसी चोर के मुक्के से, या एक्सीडेंट होने से, या फॉल यानी गिरने से मैं क्षतिग्रस्त हो सकता हूँ। आई रिस्पॉन्ड इन मैनी डिफरेंट वेज, और ऐसे में मैं अलग अलग तरीके से प्रतिक्रिया देता हूँ। अगर आई मे स्वेल, अगर मुझे बहुत ज़्यादा चोट लगी है तो मुझ में स्वेल यानी सूजन आ जाती है। कैसी सूजन आ जाती है? जस्ट एज अ, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि एक मैश्ड फिंगर डस, मैश्ड यानी कुचली हुई या चोट लगी हुई उंगली में सूजन आती है, उसी तरीके से मेरे अंदर भी सूजन आ जाती है। बट बिकॉज आई एम कन्फाइंड इन अ बोनी प्रिजन, बोनी यानी हड्डियों के बने हुए, प्रिजन यानी कैद में, कन्फाइंड यानी सीमित हूँ, क्योंकि मैं एक हड्डियों के जेल के अंदर बंद हूँ। आई हैव नो रूम टू स्वेल, मेरे पास बिल्कुल भी जगह नहीं होती कि मैं स्वेल कर सकूँ। देखिए, अगर किसी थैले के अंदर कोई चीज़ सूज रही है तो वो थैले का आकार बढ़ सकता है, वो स्ट्रेच हो सकता है, लेकिन हड्डियाँ अपनी जगह परिवर्तित नहीं करती। तो ऐसे में अगर किसी स्कल के अंदर, हड्डियों के कोटर के अंदर अगर दिमाग में स्वेलिंग आ रही है तो उसके पास सूजने के बाद आगे बढ़ने के लिए कोई जगह नहीं होती। तो ऐसे में क्या होता है? प्रेशर डिवेलप्स, और एक दबाव सा बनने लगता है। सिम्टम्स, उसके लक्षण क्या होते हैं? ब्लैकआउट्स टू डेथ, ब्लैकआउट यानी अंधेरा छा जाने से लेकर मृत्यु तक भी हो सकती है। बट माई कमबैक पावर्स, परंतु मेरी पुनर्वापसी की जो क्षमताएं हैं, एज वी हैव सीन, जैसे कि हमने देखी, आर माइटी, वो बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। एंड माई स्टोरी इज़ बाय नो मीन्स ओवर, और मेरी कहानी किसी भी तरीके से अभी ख़त्म नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? इफ़ माई अकम्पलिशमेंट्स, मतलब कि मेरी उपलब्धियाँ या निपुणताएँ या मेरी जो कार्य कुशलता है, टू डेट लूम लार्ज, आज के समय में बहुत ज़्यादा स्पष्ट नहीं है, थोड़ी अस्पष्ट है। स्पीच, मेमोरी, रीजनिंग, जो बोलने की क्षमता है, जो याद रखने की क्षमता है, जो रीजनिंग की क्षमता है, एंड ऑल द अदर वंडर्स, और दूसरे मेरे जो चमत्कार हैं, दे मे बी एज नथिंग कंपेयर टू व्हाट लाइज अहेड, तो वो कुछ भी नहीं है उसके मुकाबले में जो कि आगे अभी खोजा जाना बाकी है। माई रिसोर्सेज हैव बेयरली बीन टैप्ड, मेरे जो संसाधन हैं वो बहुत ही कम मात्रा में अभी तक खोजे गए हैं। टैप्ड यानी खोजे गए हैं। माई पोटेंशियल इज़ इनॉर्मस, मेरी जो शक्तियाँ हैं वो असीमित हैं। इनॉर्मस बहुत अधिक हैं। फॉर मैन फ्यू 100,000 ईयर्स इन द फ्यूचर, क्योंकि मनुष्य आगे के कुछ सैकड़ों हजारों सालों बाद, आई मे सीम क्वाइट एज प्रिमिटिव एज निएंडरथल मैंस ब्रेन सीम्स टुडे, तो मनुष्य के विकास की जो क्रमिक अवस्थाएं हैं उनमें से एक थी निएंडरथल, और वो मनुष्य का वो समय था जबकि मस्तिष्क हमारा बहुत ज़्यादा विकसित नहीं था। तो आज के समय में अगर हम निएंडरथल को देखें तो आज के समय मस्तिष्क का जितना विकास है उसके मुकाबले में निएंडरथल का विकास बहुत ही कम हुआ था। परंतु सैकड़ों हजारों सालों बाद जब मनुष्य का मस्तिष्क इतना ज़्यादा और विकसित हो चुका होगा तो आज के मनुष्य का जो मस्तिष्क है वो भी उसी तरीके से अविकसित दिखाई देगा। सो ये हमने आज का जो वीडियो है वो काफ़ी हद तक कवर कर लिया है आई एम जोज़ ब्रेन का, और बहुत ही जल्दी आपके लिए मैं इस लेसन के टेक्सचुअल क्वेश्चंस, यानी जो कि लेसन के पीछे आपकी बुक में दिए हुए हैं वो, उनके आंसर्स प्लस कुछ इंटरनल क्वेश्चंस लेकर आपके लिए जल्द ही एक नया वीडियो बनाऊंगी और वो आपके साथ शेयर करूंगी। तो अभी इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए, जहां आपको समझ में ना आए इसे रोककर वापस बैक करके फिर से समझने की कोशिश कीजिए। जिन शब्दों के अर्थ मैंने हिंदी में बताए हैं उनको अपनी नोटबुक में नोट कीजिए, और अगर आपको इस वीडियो में कोई परेशानी आ रही है या कोई नया विषय जिस पर कि आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसमें क्या कमी महसूस हुई, आगे कौन से टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं। इसी के साथ हैव गुड टाइम, गुड डे। इस वीडियो को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आगे इसके जो क्वेश्चन आंसर्स वाले वीडियो है या जो अगले लेसन्स के वीडियो में लेकर आऊँ तो वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो टिल देन गुड डे, गुड